हेलो फ्रेंड्स। आज हम नाइन्थ क्लास के लिए इको में आप लोगों को एक नया चैप्टर लेके आए हैं, संसाधन के रूप में लोग। अर्थात इसको हम लोग मानव संसाधन भी कहते हैं। लेकिन संसाधन है क्या, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करता है। लेकिन कोई भी वस्तु संसाधन तभी हो सकती है जब उसमें मानव का हस्तक्षेप रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग जानते हैं कि हम लोग लोहे का प्रयोग करते हैं, और जो लोहा होता है वो माइंस से निकाला जाता है, ज़मीन के नीचे से। या और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसको ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। जब तक वो ज़मीन के अंदर है तब तक वो संसाधन नहीं है। जब मानव के द्वारा खुदाई करके उसको निकाला गया, उसको रिफ़ाइन किया गया, और जब वो हमारे लिए यूजेबल होता है, तब वो संसाधन हुआ, तब वो लोहा हमारे यूज़ में आता है। तो हस्तक्षेप किसका होता है? मानव का। मानव जब उसमें हस्तक्षेप करके उसको हमारे लिए यूजेबल बनाता है, हमारे प्रयोग के लायक बनाता है, तब उसका यूज़ होता है उस मिनरल्स का। अदरवाइज वो एज इट इज़ पड़ा रहता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता, कोई उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है। तो इसलिए संसाधन, प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी संसाधन हैं। हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन या कृत्रिम संसाधन जिसको बोला जाता है, और तीसरा होता है मानव संसाधन, यानी हम लोग भी एक संसाधन हैं। तो इस चैप्टर में मानव संसाधन के बारे में ही समझाया गया है। इससे पिछले चैप्टर में जब बात हुई थी आप लोगों से पालमपुर गांव की कहानी के बारे में, तो उस पालमपुर गांव की कहानी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि उत्पादन के जो कारक हैं, फैक्टर्स हमने पढ़े थे, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। तो वही जो मानव पूंजी है उत्पादन के फैक्टर में, कारक में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर की शुरुआत, मानव पूंजी की शुरुआत हम लोग अपने घर से ही करते हैं। मैं हर चीज़ का उदाहरण अपने आसपास की चीज़ों से देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो हमारे उपयोग में आती है, और भले ही हमारे ध्यान में ना आती हो, लेकिन जब हम लोग बातचीत करते हैं तो ध्यान में आता है कि हाँ ये चीज़ भी है। चलिए मानते हैं हम लोग कि हमारे किचन में सारा कुछ सामान रखा रहता है, रसोई घर में सभी कुछ रॉ मटेरियल के रूप में होता है। आप लोग सुबह स्कूल जाते होंगे और फिर स्कूल से आते होंगे तो बहुत तेज़ की भूख लगी रहती है। माता जी से कहते हैं, मम्मी से कहते हैं, मम्मी तुरंत, अब बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है, कुछ खाने के लिए चाहिए। और मम्मी आप लोगों के सामने वो थाली में क्या लाएंगी? आटा ले आके रख दिया, कच्ची सब्जी ला के रख दी, कच्ची दाल ला के रख दी। तो क्या लगेगा आपको? कहोगे ये क्या है? बहुत तेज़ गुस्सा आएगी आपको, कहेंगे ये क्या है? तो बोली कुछ नहीं है, खाओ। तो उसको खाया नहीं जा सकता है। लेकिन जब उसी को, दाल को बढ़िया से पका कर लाएंगी मम्मी, छौंक लगा कर, घी डालकर, बढ़िया बढ़िया खुशबू आती रहेगी, है ना, गरम दाल में। फिर गरम गरम रोटियाँ बिल्कुल गोल गोल फूली हुई, फिर उसके साथ सलाद, चटनी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपका मन देखकर बिल्कुल खुश हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे आप? गरम गरम रोटी मम्मी ला रही हैं, बाबा ये आज तो 2 ज़्यादा खाएंगे, और 2 रोटी ज़्यादा खाते हैं। कभी कभी तो आपकी माताजी परेशान हो जाती हैं, जब कुछ अच्छी चीज़ बनाती होंगी किचन में, तो कहते हैं हिसाब से खाना, सबके लिए देना है। तो इसमें, ये तो खाने की चीज़ हुई, समझाने का तरीका। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि
सारा कुछ रॉ मटेरियल होते हुए भी उसको खाने योग्य किसने बनाया? आपकी माता जी ने, यानी एक मानव ने। अब आपकी माता जी ने अपनी बुद्धि का, कौशल का प्रयोग करके बुद्धि लगाई कि भाई दाल कैसे बनती है। उसमें बुद्धि लगती है ना, क्योंकि उस बुद्धि के द्वारा उनको मालूम है कि कितनी दाल में कितना पानी डालना है, कितना नमक डालना है, कितनी हल्दी डालनी है, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें। तो उस बुद्धि का प्रयोग करके उन्होंने उस कच्चे पदार्थ को आपके लिए खाने योग्य बनाया। तो वो माता जी आपकी यहाँ मानव पूंजी हैं, मानव संसाधन के रूप में, संसाधन के रूप में है, क्योंकि उन्होंने उस कच्चे माल का प्रयोग करके और उसके साथ साथ जो संसाधन प्रयोग होने वाला उसका प्रयोग करके आपको भोजन दिया। तो इस तरह से ये जो मानव हैं, आपकी माता जी हैं, वो संसाधन हैं। आप विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में आपको शिक्षा देने का कार्य करते हैं कौन? आपके टीचर, आपके आचार्य जी, आपके अध्यापक। तो वो व्यक्ति जो आपको वहाँ पर ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, सिखा रहा है, वो क्या है? मानव पूंजी, मानव संसाधन। आप बीमार पड़ते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर जो आपको डायग्नोस कर रहा है, आपको मेडिसिन दे रहा है, वो कौन है? वो संसाधन। कौन सा संसाधन? मानव संसाधन। तो इस तरह से जो भी वहाँ पर मानव संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है व्यक्ति, वो अपनी बुद्धि, अपने मस्तिष्क, अपने कौशल का प्रयोग करके संबंधित आपको चीज़ें उपलब्ध करा रहा है, तो वो मानव पूंजी है। अब मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है? आपके घर में एक व्यक्ति है जो लगातार 1 महीने से बीमार है, उसके लिए दवाई आप ला रहे हैं, उसके लिए जो डॉक्टर ने रेस्ट्रिक्शन बताया उसके अनुसार खाने पीने के लिए वो ला रहे हैं, फिर टाइम पर उसको दवा दे रहे हैं, उसके साथ आप भी लगे हैं और वो भी पड़ा हुआ है। वो बीमार है, वो स्वस्थ नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, उल्टे उस पर और चीज़ें खर्च हो रही हैं। वो संसाधन नहीं है, वो मानव संसाधन नहीं कहलाएगा। मानव संसाधन कौन कहलाएगा? आपके पिताजी जो स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपने कौशल का प्रयोग करते हैं, जाते हैं, डेली काम पर जाते हैं, वहाँ से फिर आते हैं और हर महीने उनको एक सैलरी मिलती है, या दुकान पर जाते हैं, वहाँ से वो आय अर्जित करते हैं और पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो वो संसाधन के रूप में हैं। तो इस तरह से जो जनसंख्या है, अब हम चैप्टर से शुरुआत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मानव संसाधन, मानव पूंजी समझ में आई होगी। जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। कब बदल जाती है? जब वो शिक्षित होती है, जब वो प्रशिक्षित होती है, ठीक है ना, उसको उसकी रुचि के अनुसार शिक्षण मिलता है, प्रशिक्षण मिलता है, तो वो जो जनसंख्या है, वो जो मानव है, वो पूंजी में बदल जाता है। इस तरह से मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। इस तरह से हमारे ध्यान में आता है कि किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका क्या है कि संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोग ही आते हैं। जनसंख्या भी एक संसाधन है, हम जानते ही हैं, मानव संसाधन के रूप में। और कब है? जब ये स्वस्थ है, प्रशिक्षित है, शिक्षित है, तभी वो मानव हमारे लिए पूंजी के रूप में है। और यदि स्वस्थ नहीं है, शिक्षित नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो वो हमारे लिए पूंजी के रूप में नहीं है।
जिस देश की जनसंख्या शिक्षित रहेगी, स्वस्थ रहेगी, प्रशिक्षित रहेगी, वो जनसंख्या हमारे लिए मानव पूंजी होती है और उस मानव पूंजी का उपयोग करके हम देश का विकास कर सकते हैं। यदि हमारी मानव पूंजी स्वस्थ नहीं है, शिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, तो वो देश का विकास नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि हम लोग केवल अपने व्यापार उद्योग में ही निवेश करते हैं। सरकार के द्वारा मुख्य रूप से अपनी जनसंख्या को मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए जो निवेश किया जाता है, उस निवेश का रूप जो है शिक्षा है, प्रशिक्षण है, स्वास्थ्य सेवा है। इस तरह से निवेश किया जाता है सरकार के द्वारा अपनी जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलने के लिए। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। देखिए, बहुत अच्छा दिया है कि जो भूमि है, भूमि अगर किसी के पास बहुत अधिक मात्रा में है और वो कृषि कार्य करना नहीं जानता, उसके पास बुद्धि नहीं है कि हाँ भाई हम इस पर खेती कैसे करें या इस भूमि का उपयोग किस प्रकार से करें, तो वो उस भूमि से किसी प्रकार का लाभ नहीं ले सकता है। इसी तरह से मान लीजिए किसी के पास बहुत अधिक पूंजी है और उसके पास ये बुद्धि नहीं है कि इस पूंजी का किस तरह से निवेश करें, हम व्यापार करें या हम अन्य कोई कार्य करें जिससे कि ये पूंजी लगातार घूमती रहे, ये हमें लाभ देती रहे। तो यदि इसकी जानकारी है तब तो पूंजी का उपयोग अच्छी तरह से कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। पूंजी उसकी लगातार कम होती चली जाएगी। तो इसलिए है कि भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते जब तक कि मानव उसका उपयोग नहीं करेगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण कौन सा हुआ? मानव पूंजी। ठीक है ना? तो मानव पूंजी में निवेश किस तरह से? शिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से। इस तरह से मानव पूंजी में निवेश करके उसे एक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा ये सारा कुछ हम उसको एक पूंजी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है जनसंख्या को पूंजी में बदलने के लिए, वो उसका केवल यही तरीका है, शिक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से। एक जापान का उदाहरण दिया जाता है, देखिए इसमें भी दिया है। जापान जैसे देश ने मानव संसाधन पर निवेश किया है, बहुत छोटा सा देश, ठीक है ना, लेकिन आज वो एक विकसित देश के रूप में जाना जाता है। कैसे? उसने अपने यहाँ के लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया और उन लोगों ने अपनी बुद्धि और कौशल का प्रयोग करके बाहरी अन्य देशों से अपने यहाँ सामान मंगाया और उसका उपयोग अपने देश के परिस्थितियों के अनुसार किया, और आज स्थिति यह है कि जापान एक विकसित देश के रूप में जाना जाता है। तो ये सारी बातें। अगला है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप होते क्या हैं? आर्थिक क्रियाकलाप का अर्थ ही यही होता है धन से।
ठीक है ना। आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। वो हम आगे देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि इन आर्थिक क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है ना। प्राथमिक जो क्षेत्रक होता है वो उत्पादन क्षेत्र होता है। उसमें केवल उत्पादन से संबंधित कार्य होता है, चाहे वो कृषि कार्य हो, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन आदि सभी कुछ उसमें शामिल होता है। ये हमारा होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी उत्पादन से संबंधित, चाहे वो कृषि से संबंधित हो या अन्य किसी प्रकार का उत्पादन। और इसके बाद आता है हमारा द्वितीयक क्षेत्रक। देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में मुख्य रूप से निर्माण शामिल है, जिसको विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण इसलिए कहते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र में हमारा जो उत्पादन हो रहा है उसको लेकर उसको फिर से उत्पादन में प्रयोग करके उसका इस तरह से उत्पादन करना कि वो लोगों के उपयोग के योग्य हो। जैसे हम सूत का उत्पादन करते हैं, कॉटन, है ना। फिर बाद में उस सूत का प्रयोग यानी कॉटन का प्रयोग हम अपने उद्योगों के माध्यम से सूत बनाने में करते हैं और उस सूत से हम कपड़ा बनाते हैं। तो ये विनिर्माण उद्योग हो गया। कॉटन से हमने सूत बनाया, सूत से कपड़ा बनाया। फिर इसी तरह से गन्ना, गन्ने की खेती होती है, उससे क्या बनता है, गन्ना उत्पादन, वो प्राथमिक क्षेत्र में हो गया। और फिर उसके शीरे का उपयोग करके, उस चीज़ का उपयोग करके हम चीनी बनाते हैं, तो ये चीनी विनिर्माण में आ गई। इसी तरह से मुर्गी पालन, इसी तरह जो खनन है, मान लीजिए हमने खनन में, अभी मैं एक लोहे का उदाहरण दे रहा था, हमने उसका खनन किया, लोहे का उत्पादन किया, फिर उसका दूसरे उद्योग में ले जाकर उसको उपयोग के, अपने उपयोग के योग्य बनाया, तो वो विनिर्माण में आता है। तो इसलिए इसको द्वितीय क्षेत्र में इस तरह से आता है। और अब आता है हमारा तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक को मुख्य रूप से हम लोग सेवा क्षेत्रक बोलते हैं। ठीक है ना, सर्विस सेक्टर बोला जाता है इसको। इसके अंतर्गत क्या आता है, व्यापार, परिवहन, पर्यटन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी कुछ हमारे थर्ड सेक्टर में यानी सर्विस सेक्टर में आता है। तो इस तरह से ये हमारे तीन क्षेत्र हो गए, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। ये जो क्रियाएं हैं प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीय क्षेत्र की, तृतीय क्षेत्र की, ये इन्हें हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब आर्थिक क्रियाएं दो तरह की होती हैं हमारी। एक तो होती है हमारी बाजार क्रियाएं, बाजार से संबंधित क्रियाएं। ठीक है ना। ये क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। इसके दो भाग हैं। एक बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसमें वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाएं होती हैं। जैसे हम जाते हैं नौकरी करने के लिए, वहाँ से साप्ताहिक या पाक्षिक 15 दिन बाद या 1 महीने बाद हमें वेतन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है ना। इसमें सरकारी सेवा प्लस सेवाओं का उत्पादन भी सम्मिलित है, यानी जहाँ से सीधे सीधे हमारे लिए लाभ का कार्य होता है। दूसरा होता है हमारा गैर बाजार क्रियाएं। ठीक, गैर बाजार क्रियाएं क्या हैं, इसमें स्व उपभोग के लिए उत्पादन, प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन, ये सारा कुछ हमारा गैर बाजार के अंतर्गत, क्रियाओं के अंतर्गत आता है।
इसके बाद हमारा आता है शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। हम लोग जानते हैं कि जब हम कहीं जॉब लेने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए, तो उसमें उस व्यक्ति की क्या देखी जाती है, इंटरव्यू में क्या देखा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, इसमें किसी भी समस्या को कितनी जल्दी सुलझाने की क्षमता रखता है, इसकी क्वालिफिकेशन के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। उस आधार पर उस व्यक्ति को जॉब दी जाती है और उसके आधार पर उस व्यक्ति की आय निर्धारित की जाती है। सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के जो पारिश्रमिक होता है उसमें सामान्यतः अंतर पाया जाता है। अब ये धारणा पुरानी हो गई कि एक ही काम के लिए पुरुष और महिलाओं को दो तरह का वेतन दिया जाता है। आजकल बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। अगर महिला योग्य है तो पुरुष से अधिक वेतन पा रही है, लाभ ले रही है, और यदि पुरुष योग्य है तो उसको उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन हाँ, अभी कुछ क्षेत्रों में ऐसा देखने में आता है कि जहाँ पर महिला पुरुषों के एक ही प्रकार के काम के लिए दो तरह का वेतन दिया जाता है। तो ये कहीं कहीं अंतर दिखाई देता है। अब आता है हमारा जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता में मुख्य रूप से तीन चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो भाई कोई भी है तो वो साक्षर है कि नहीं, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, ठीक। दूसरा क्या देखा जाएगा कि वो स्वस्थ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो अगर साक्षर है तो लगातार बीमार ही रहता है तो कुछ काम तो कर नहीं पाएगा, तो मानव पूंजी में परिवर्तित नहीं हो सकता। और यदि साक्षर है, स्वस्थ है, तो उसकी जो जीवन प्रत्याशा है वो अधिक होगी। जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है? जीवन प्रत्याशा उसे कहते हैं कि यह एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान होता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से भारत में यह जो औसत है जीवन प्रत्याशा का, वो 68.7 ईयर्स है। यानी एक व्यक्ति औसतन 68.7 ईयर्स जीता है, ये लेटेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जनसंख्या की गुणवत्ता के अंतर्गत आता है। और जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वही देश की जो विकास दर, मुख्य रूप से समृद्धि दर, वही निर्धारित करती है। तो इस तरह से जो साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या है वो किसी भी देश की परिसंपत्ति होती है। अब हमने पहले ही पढ़ा कि अगर हमें हमारी जो जनसंख्या है वो मानव पूंजी के रूप में होनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं शिक्षा के रूप में, उसके ट्रेनिंग के रूप में, उसके स्वास्थ्य के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा को लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जब शिक्षित होगा तो उसकी क्वालिटी बढ़ती है, उसकी एबिलिटी बढ़ती है, उसकी जो वर्किंग जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। और यदि वो शिक्षित नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को साक्षर करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हमारी अधिक से अधिक जनसंख्या शिक्षित हो। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा बीच में अपने द्वारा बनाए गए नोट्स डाले हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसके बारे में। ये इसलिए डाला है ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकें। ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। सरकार के द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि भाई हमारी जो अधिकतम जनसंख्या है वो साक्षर हो, शिक्षित हो, क्योंकि साक्षर और शिक्षित जनसंख्या ही मानव पूंजी के रूप में कार्य करती है और उस देश की संपत्ति होती है और उस देश का राष्ट्रीय संसाधन भी होती है। तो सरकार हमारी नियमित चिंता करती है कि हमारे प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राथमिक शिक्षा है, उसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी आएँ। उसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं। जैसे इसमें दिया सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर,
दोपहर का भोजन, वेश और पुस्तक का वितरण निःशुल्क। और हरियाणा सरकार में तो 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बच्चों को दिया जाता था। बिहार सरकार के द्वारा जो बच्चे अच्छे परसेंटेज वाले होते हैं उनको साइकिल का भी वितरण किया जाता है, या 20 से 30 हज़ार रुपये उनको दिया भी जाता है। इस तरह विभिन्न राज्यों की सरकारों के द्वारा अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में अधिक से अधिक शिक्षार्थी आए पढ़ने के लिए, उनको इस तरह का प्रोत्साहन देने का भी प्रयास किया जाता है और दिया जाता है। तो एक ये डाटा मैंने दिया है बीच में आप लोगों को। भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 74.04% है। इसमें जो भारत की जो महिला साक्षरता दर है वो 65.46% है। भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। और भारत में सर्वाधिक साक्षर जो राज्य है वो केरल है। और भारत में सबसे कम साक्षर दर वाला जो राज्य है वो बिहार है, 63.82% है। हम जिस प्रदेश के निवासी हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ की साक्षरता दर 69.72% है। इसमें 59.26% महिलाओं की साक्षरता दर है और 79.24% पुरुषों की साक्षरता दर है। ग्रामीण भारत की साक्षरता दर ऑब्वियसली कम रहेगी, तो वो जो वर्तमान में 67.8%, इसमें 59% महिलाओं की और 79% पुरुषों की। तो ये थोड़ा सा हमने डाटा देने की कोशिश की है साक्षरता से संबंधित, जिससे कि आप लोगों की जानकारी में रहे और कहीं भी इस डाटा का यूज़ आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर में कर सकें। इसके बारे में फिर बीच बीच में बात करते रहेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जो देखने में आता है, हर साल के जो रिजल्ट निकलते हैं, परीक्षा परिणाम जो घोषित होता है हर बोर्ड का, उसमें सामान्य रूप से देखने में आता है कि अब जो लड़कियां हैं वो लड़कों से आगे निकल रही हैं। उनका जो पास परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कुछ प्रयास किए गए। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया और फिर उसके बाद जो है प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की एक समयबद्ध पहल है। और देखिए, सेतु पाठ्यक्रम है, स्कूल लौटो शिविर है, दोपहर के भोजन की व्यवस्था, वेश की व्यवस्था निःशुल्क रूप से। तो इस तरह से प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। जो 12वीं योजना है सरकार की, पंचवर्षीय योजना, उसमें 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के जो नामांकन हुआ था उसमें 25.2% की वृद्धि हुई और 2017-18 में 30%, ठीक है ना, ऐसा करने का प्रयास किया गया। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है और लगातार सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। इनमें योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण भी केंद्रित हैं। लगातार प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, जो अपने अन्य प्रकार के जो प्रशिक्षण केंद्र है उसमें भी वृद्धि सरकार के द्वारा की जा रही है। अभी 2020-21 का जो सरकार ने बजट प्रस्तुत किया उसमें शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ शिक्षा के लिए निश्चित किए गए। इसमें अलग अलग है, प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग, माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग, उच्च शिक्षा के लिए अलग। लेकिन पहले से पिछले वर्ष की अपेक्षा ये 14% से भी अधिक है ये बजट जो सरकार ने 2020-21 में निश्चित किया है। दूसरा आता है हमारा स्वास्थ्य। शिक्षा के साथ साथ मानव जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलने के लिए ज़रूरत है कि हमारी देश की जनसंख्या स्वस्थ रहे। स्वस्थ व्यक्ति ही अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का विकास कर सकता है। तो इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है।
लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे देश में स्वास्थ्य से संबंधित कोई सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है। इसमें हम लोग अभी बहुत ही पिछड़े हुए हैं, ये कहने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए। फिर भी सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है हर ज़िले में, जैसे जिला चिकित्सालय होते हैं, ये योजना ग्राम तक पहुंचाई है सरकार ने अपनी जनसंख्या को स्वस्थ रखने के लिए। और भी प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में स्वस्थ अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या का स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। ऐसे हमारे भी है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं अब जितना होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जीवन प्रत्याशा की बात कर रहे थे हम लोग, उसका एक डाटा है कि जो जीवन प्रत्याशा है वो 68.7 बताया था मैंने। इसमें 3 दिया हुआ है बुक में, लेकिन 7 है। और महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा है वो 70.2 ईयर्स है और पुरुषों की 67.4 ईयर्स। ये औसत एक एवरेज निकाला जाता है बहुत सारी चीज़ों को देखकर, तो उसके आधार पर ये जीवन प्रत्याशा निश्चित की जाती है। हमारे यहाँ की शिशु मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है। देखिए ये दिखा रहा है बॉक्स, शिशु मृत्यु दर 1951 के 147 से घटकर 2015 में 37 पर आ गई है। यानी इससे लगता है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 20.8 और मृत्यु दर 6.5 पर आ गई। मृत्यु दर से भी लगता है कि हम लोगों की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पहले से बेहतर हो रही हैं। जीवन प्रत्याशा अगर लगातार बढ़ रही है किसी देश की, तो उससे भी ये निष्कर्ष निकलता है कि उस देश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें लगातार सुधार हो रहा है। देखिए ये थोड़ा सा ये दिया हुआ है, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। जन्म दर क्या होता है? किसी एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। इसी प्रकार से प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को हम किसी विशेष अवधि में मृत्यु दर कहते हैं। ये देखिए डाटा दिया हुआ है कि 2013 में स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति थी, कितने हॉस्पिटल थे, कितने औषधालय थे, कितने रजिस्टर्ड डॉक्टर थे, कितने नर्सिंग कर्मचारी थे। ये हमारे देश की स्थिति है। तो ये लगातार सुधर रही है। तो इससे देखिए पहले 2013-2015 में अंतर दिखाई दे रहा है हम लोगों को, और हर चीज़ में औषधालय तथा अस्पताल की संख्या में भी अंतर आ रहा है। तो इसलिए लगातार, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये हमारे देश की स्थिति चिंतनीय है स्वास्थ्य को देखते हुए। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज, 301 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल हैं। यानी वहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी व्यवस्था है और कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर कि अधिक से अधिक चिकित्सक और डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य। तीसरा है हमारा रोजगार। भाई अगर शिक्षित हैं तो उनको रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है तो बेरोजगार रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे तो वो दूसरी प्रकार की गलत गतिविधियों में लगेंगे। तो इस तरह से चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी क्या है ये देखने के लिए। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें।
बेरोजगार किसे कहेंगे? क्या 70 वर्ष का कोई व्यक्ति है, उसको काम नहीं मिल रहा तो बेरोजगार कहेंगे? नहीं, वो बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आएगा। क्या 12 वर्ष का बालक है, वो काम करना चाहता है, उसको काम नहीं मिल रहा है तो उसको बेरोजगार कहेंगे? नहीं, वो भी बेरोजगार नहीं है। तो आखिर बेरोजगार किस उम्र के व्यक्ति को कहेंगे? जिसकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है और उसे रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो बेरोजगार कहलाएगा। देखिए उदाहरण दिया है, शकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है, वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी और नाना नानी ये भी बेरोजगार नहीं कहे जाएंगे। बेरोजगार कौन कहे जाएंगे? जिनकी आयु कार्य करने लायक है, जिनके अंदर क्षमतावान है। एक सरकार के द्वारा एज निर्धारित कर दी गई है 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में, इसीलिए सरकार ने 60 वर्ष तय कर दिया है व्यक्ति की सेवानिवृत्ति का। कहीं भी कार्य कर रहा है तो 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है। बेरोजगारी के भी कई प्रकार हैं। एक है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी का मतलब है कि विशेष मौसम के अतिरिक्त यदि व्यक्ति को कार्य नहीं मिल रहा है तो वो मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि, देखिए जब खेतों में बुआई कटाई ये सब चलता रहता है तो सभी को रोज़गार मिलता है, और जब ये सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर अधिकांश लोग खाली बैठ जाते हैं, तो वो मौसमी बेरोजगारी कहलाएगी। दूसरी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कि देखिए इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। प्रच्छन्न जो दिखाई न देती हो, किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे हैं, यानी जो 3 लोग हैं वो बेकार हैं। काम केवल 5 लोगों की आवश्यकता 5 लोगों की है, वो जो काम है 5 लोगों के लायक है, लेकिन लगे कितने हैं? 8 लोग। तो इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं, यानी इनका जो अंशदान है वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये ना भी करें तो भी ये 5 लोग उस कार्य को अच्छे प्रकार से कर लेंगे। तो खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 लोग अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं, भले ही वो कर रहे हैं, तो ये इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का स्वरूप भी अलग अलग है और औसत भी अलग अलग है। मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युगों में बेरोजगारी अधिक तेज़ी से बढ़ी है। कारण क्या है कि मैट्रिक जो हाई स्कूल पास है वो छोटा मोटा काम भी, नौकरी भी कर लेगा, लेकिन जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो छोटा मोटा काम नहीं करना चाहेगा। उसको लगेगा अरे मैं पोस्ट ग्रेजुएट होकर छोटा मोटा काम करूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उसमें बेरोजगारी उस क्षेत्र में अधिक दिखाई देती है। बेरोजगारी से क्या होता है? जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, युवाओं में हताशा आती है, निराशा आती है और वो दूसरे गलत कार्यों की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो युवा शक्ति है, जो जनशक्ति है, उसको किसी न किसी प्रकार का रोज़गार मिले। इसीलिए जो सरकार ने, वर्तमान सरकार ने कौशल विकास योजना चलाई है। नौकरी नहीं देनी है, उनको इस तरह से ट्रेंड कर देना है कि वो कोई ना कोई अपना कार्य कर सकें। तो इस तरह से सरकार के इस प्रयास के द्वारा काफ़ी अच्छा परिणाम दिखाई देता है। किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का हित प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है का पहिया है जो ठीक से घूम नहीं रहा है। अगर वो ठीक से घूमता रहता है तो बेरोजगारी की स्थिति नहीं आती है। जैसे आजकल वर्तमान में देखने में आया है, इस वैश्विक महामारी के दौरान बहुत सारे उद्योग बहुत दिनों तक बंद रहे, व्यापार बंद रहे, तो उसका प्रभाव लोगों पर दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे उद्योगों ने बहुत सारे लोगों को, अपने यहाँ जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको निकाल दिया, हटा दिया, तो लोग बेरोजगार हो गए। एक जो जिस स्पीड से पहिया घूम रहा था
उसकी स्पीड धीमी हो गई। स्पीड धीमी होगी तो स्वाभाविक रूप से जो अर्थव्यवस्था है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो बेरोजगारी के रूप में भी दिखाई देता है। इसमें दिया है सांख्यिकी रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है, लेकिन इस समय थोड़ा सा बढ़ गई है और उससे घबराने वाली कोई बात नहीं। फिर जैसे ही हम लोगों की जो अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी वो फिर से ठीक हो जाएगी। जैसे जो व्यापार बंद हो गए थे, जो उद्योग बंद हो गए थे, वो फिर से प्रारंभ हो गए हैं और लोग फिर से अपने काम पर लौटने लगे हैं। तो इस तरह से जो बेरोजगारी की जो दर थी, जो बढ़ गई थी, वो फिर से ठीक होने में आ गई। वास्तविकता तो ये है कि इस विशेष वैश्विक महामारी के दौरान सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वर्तमान सरकार के द्वारा लोगों की देखभाल जो ठीक प्रकार से की गई, पूरा प्रयास किया गया है किसी को दिक्कत ना हो, पूरा सहयोग किया गया और सरकार के द्वारा जितने जो स्वयंसेवी संगठन हैं उनको भी प्रेरित किया गया, उनसे भी आग्रह निवेदन किया गया कि भाई किसी को इस लॉकडाउन पीरियड में दिक्कत ना हो। थोड़ी बहुत समस्या तो आती है जब वैश्विक महामारी इस तरह की आपदा आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वैश्विक महामारी के दौरान भी देखा जाए कि किसी भी सामान की आपूर्ति बाधित नहीं हुई और इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत हिम्मत से काम किया, एक वॉरियर के रूप में काम किया। तो उन सभी को साधुवाद और उन सभी की मेहनत के बदौलत ही हम इस विशेष परिस्थितियों को पार कर पाए हैं या पार कर रहे हैं। इसमें हम सभी का योगदान भी होना चाहिए। हमने जो अभी तीनों सेक्टर पढ़े थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, अब इसमें हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक प्राचीन काल से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि में बहुत अधिक अधिसंख्यक जनसंख्या लगी रहती है, यानी कृषि पर आधारित है। उसके अलावा जो द्वितीय क्षेत्रक है और तृतीय क्षेत्रक है उसमें रोजगार बढ़ने की काफ़ी संभावनाएं हैं अगर प्रयास किया जाए सार्वजनिक क्षेत्रक के द्वारा या जो व्यक्तिगत जो क्षेत्रक हैं उनके द्वारा, तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में उसको रोजगार की स्थिति को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से ये एक मानव संसाधन वाला जो पार्ट है कि किस तरह से किसी देश की जनसंख्या एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है। बहुत अगर संक्षेप में कहें तो किसी भी देश की जनसंख्या पूंजी में तभी परिवर्तित होती है जब वो शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो और स्वस्थ हो। अगर इन तीनों में से एक की भी कमी आती है तो उस देश की जो जनसंख्या है वो परिसंपत्ति नहीं बन पाती है, संपत्ति नहीं बन पाती उस देश की, राष्ट्रीय संपत्ति नहीं बन पाती है, बल्कि इसके उल्टा वो उस देश पर भार बन जाती है। ठीक है ना। और हमारा जो देश है, हमारे देश में युवाओं की जो संख्या है बहुत अधिक है और वो उसमें से अधिसंख्यक जो जनसंख्या है, जो यूथ की संख्या है, उसमें अधिसंख्यक शिक्षित, प्रशिक्षित, स्वस्थ है। इसलिए हमारा देश आगे चलकर एक विश्व की महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये एक मानव पूंजी का, किसी भी देश की स्वस्थ मानव पूंजी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हुआ। इसके चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए हैं, कुछ फ्लो चार्ट भी मैंने बनाकर भेजे हैं, उसको आप लोग उसके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।